सभी को नमस्कार। मैं दलजीत कुमार आज इतिहास का एक टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। टॉपिक का नाम है सहायक संधि। सहायक संधि का भारत में प्रारंभ जो है अंग्रेजों के संदर्भ में लॉर्ड वेल्जली के द्वारा प्रारंभ किया गया। लॉर्ड वेल्जली जो भारत में 1798 ईस्वी में एक उस नीति के तहत आया, एक साम्राज्यवादी नीति के तहत आया। प्राचीन नीति, प्राचीन मैंने इसलिए वर्ड यूज किया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस और सर जॉन शॉर हस्तक्षेप की नीति के कारण ब्रिटिश साम्राज्य दिनों दिन कमजोर होता जा रहा था। भारत में अंग्रेजों के लिए अनेक कठिनाइयां पैदा हो चुकी थी। इसी समय यूरोप का घटनाक्रम बिल्कुल चेंज हो चुका था। वहाँ फ्रांस में 1789 के अंदर क्रांति हो चुकी थी। उसके बाद वहाँ नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हो चुका था। नेपोलियन बोनापार्ट के विरुद्ध जो बना संघ, एक संगठन था, एक संघ था, वो बिल्कुल बिखर चुका था। और नेपोलियन बोनापार्ट मिस्र और सीरिया तक उसकी सेनाएं आ पहुंची थी। ये अलग मैटर है कि अभी वो इंग्लैंड को नहीं जीत पाया था, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार कहा था कि मैं इस गलियारे को पार नहीं कर सकता जो फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य स्थित है, मैं दिल्ली तक जा सकता हूं। नेपोलियन बोनापार्ट की ये बातें अंग्रेजों को भारतीय साम्राज्य के लिए एक असुरक्षा महसूस हो रही थी। इसी कड़ी में लॉर्ड वेल्जली भारत आया। लॉर्ड वेल्जली ने कुछ नीतियां अपनाई। उनकी नीति बिल्कुल स्पष्ट थी, युद्ध की नीति। लॉर्ड वेल्जली ने कहा था शांति व निष्पक्षता की नीति को छोड़कर केवल युद्ध की नीति अपनाई जाएगी। उसने हर उस भारतीय राजा को जो अंग्रेजों का विरोधी और फ्रांस का मित्र था, या तो उसे सहायक संधि के द्वारा अपना मित्र बना लिया, अपने अधीन कर लिया, अन्यथा उस भारतीय राजा का, टीपू सुल्तान की तरह उस भारतीय राजा का, उस साम्राज्य का विनाश कर दिया गया। ये जो नीतियां जो चली लॉर्ड वेल्जली के द्वारा, ये सहायक संधि जो थी क्या? सबसे पहले तो सहायक संधि का प्रयोग पहली बार जो भारत में किसी यूरोपियन के द्वारा किया गया तो फ्रांस की तरफ से डुप्ले के द्वारा किया गया था। इसके बाद जब अंग्रेजों की बात आए तो ये सहायक संधि पहले भी चली आ रही थी इसके, लेकिन इसका कुछ चेंजिंग थी, कुछ आयाम अलग थे। पहली बात, किसी भारतीय राजा को सैनिक सहायता दी जाती थी, उसके बदले में धन लिया जाता था। उसके बदले में युद्ध की का हार जाना और उसके बदले में उससे कुछ बेनिफिट लिया जाता, धन लिया जाता था। दूसरा, मित्र राजाओं की सहायता की जाती थी, लेकिन उसमें भी युद्ध का खर्चा उन्हीं को देना पड़ता था। किसी किसी राजा को ये सहायता देते थे। ऐसा भी हुआ कि कई समय सहायता नहीं दी गई। जिस प्रकार से निजाम और मराठों के मध्य युद्ध हुआ, जब निजाम ने सहायता मांगी तो सर जॉन शॉर ने सहायता नहीं दी, क्योंकि वो हस्तक्षेप की नीति के तहत कंपनी की नीतियों पर चला आ रहा था। इससे पहले हस्तक्षेप की नीति कंपनी को अपनानी क्यों पड़ी, मैं थोड़ा यहां भी प्रकाश डाल देता हूं। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग गवर्नर के रूप में आया और 1773 में वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। वारेन हेस्टिंग के समय में कंपनी की आर्थिक स्थिति डाउन हो जाती है लगातार युद्धों के कारण। इसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा व्यय होता है, और इस पैसा व्यय होने के बाद ही
कंपनी अपनी प्रतिष्ठा को बहुत मुश्किल से बचा पाती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण एक युद्ध होता है आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। इस मैसूर युद्ध में तो कंपनी जो है अपनी प्रतिष्ठा को ही नहीं बचा पाती, पराजित होती है और उसे बहुत ही ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है। इन्हीं कारणों से वारेन हेस्टिंग को वापस बुलाया जाता है और जो फिर ये नीति अपनाई जाती है कि किसी भी भारतीय राजा के मामले में हस्तक्षेप ना किया जाए, हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में इस नीति का थोड़ा परित्याग भी हमें दिखाई देता है। जब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, इसमें टीपू सुल्तान की पराजय होती है और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है अंग्रेज विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो ही लॉर्ड वेल्जली भारत आया तो उसके इरादे बिल्कुल स्पष्ट थे। उन्होंने कहा भी था कि दोनों गवर्नर जनरल जो हैं इन्होंने जो नीति अपनाई इसके कारण ब्रिटिश साम्राज्य का लॉस हुआ है। अगर ये दोनों व्यक्ति चाहते, अगर ये दोनों गवर्नर जनरल अगर चाहते तो ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में बड़ी तेजी से विकास होता। तो लॉर्ड वेल्जली स्पष्ट नीति लेके भारत में आया कि उसे किसी भी साधन से, चाहे युद्ध के द्वारा चाहे किसी संधि के द्वारा, हर साधन से ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विकास करना है। अब कहते हैं सहायक संधि। ये सहायक संधि थी क्या? सहायक संधि स्पष्ट है कि भारतीय राजाओं को अपना विदेशी संबंध ईस्ट इंडियन कंपनी के नियंत्रण में स्थापित करना होगा और उसके बाद जो भी बात दूसरे राज्यों से करनी थी कंपनी के माध्यम से की जाएगी। सहायक संधि में अगली बात जो बड़ी बात कही गई कि बड़े राज्यों के लिए यह आवश्यक था कि अंग्रेजी सैनिक अधिकारियों द्वारा एक सेना उनके वहां टुकड़ी रखी जाएगी और वो टुकड़ी नियंत्रण में होगी अंग्रेजों की और उसका वेतन देगा संबंधित राजा। वाही क्यों? क्योंकि उन्हें आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी ने अपने कंधों पर ले लिया। जो भारतीय राजा अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे, अपने साम्राज्य को कभी भी चिंता महसूस कर रहे थे, उन भारतीय राजाओं ने जल्दी से जल्दी अंग्रेजी ये सहायक संधि स्वीकार कर ली। यहाँ भी दो पक्ष हैं, एक तो कई राजाओं ने अपनी मर्जी से कर ली, दूसरा जैसे निजाम हैदराबाद पहला ऐसा राज्य था, ये लॉर्ड वेल्जली है। निजाम हैदराबाद जो है ऐसा पहला राज्य था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। यहाँ बड़ा रुचिकर विषय है। रुचिकर विषय क्या है कि जो है 1795 में जब युद्ध हुआ मराठों के मध्य और निजाम के मध्य, अंग्रेजों से सहायता मांगे लेकिन अंग्रेजों ने सहायता देने से मना कर दिया, ढुलमुल रवैया अपनाया। निजाम पराजित हो गया तो निजाम ने अपने यहाँ फ्रांसीसी अधिकारियों को नियुक्त कर दिया। और 14,000 सैनिकों की एक सेना बना ली। सीधा निजाम का अंग्रेजी प्रभुत्व के बजाय यहाँ जो है फ्रांसीसी प्रभुत्व स्थापित हो गया। निजाम के साथ साथ इसी समय टीपू सुल्तान वहां भी जो है एक जो है फ्रांस के पक्ष का शासक जो है शासन कर रहा है। तो जो 14,000 की सेना बना ली, तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले पक्ष रखा गया। लॉर्ड वेल्जली ने सभी पक्षों के ऊपर वाद विवाद या तर्क किया, विचार किया और सबसे पहले निजाम के साथ बात की गई। निजाम को एक जो डर सता रहा था कि जो पहले 1795 ईस्वी खाड़ा का युद्ध जो हुआ था, निजाम
और मराठों के मध्य। जब अंग्रेजों ने सहयोग नहीं दिया था तो उसे ये डर था कहीं अब भी ऐसा ना हो। सबसे पहले उसे आश्वासन दिया गया कि आपकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो कंपनी लेगी। जब निजाम नहीं माना तो उसे युद्ध का अल्टीमेटम दे दिया गया। उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो युद्ध करे या सैनिक या जो है सहायक संधि स्वीकार कर ली। तो निजाम ने सहायक संधि स्वीकार कर ली और सभी अंग्रेजों को सभी फ्रांसीसियों को अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया। उन्हें पकड़कर बाहर निकाल दिया गया, सेना से बाहर निकाल दिया, अधिकारियों को बाहर निकाल दिया। दूसरा जो इसी दौरान जो है ये देखिए, ये संबंधित राजा हैं सहायक संधि स्वीकार करने वाले भारतीय राजा। जिन भारतीय राजाओं को अपनी सुरक्षा का खतरा महसूस हो रहा था, उन भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर ली। इसमें जो है आप देखते हैं कि हैदराबाद 1798 ईस्वी में, मैसूर 1799 ईस्वी में। यहाँ इंपॉर्टेंट है, मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के सामने ये तर्क रखा गया, ये बात रखी, प्रस्ताव रखा गया कि आपको जो है सहायक संधि स्वीकार करनी है। उसने मना कर दिया। दो ही रास्ते थे, या युद्ध करें या सहायक संधि स्वीकार करें। टीपू सुल्तान, ये इसे कहते हैं चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1799 में हुआ। इसमें टीपू सुल्तान जो है युद्ध में लड़ता लड़ता वीर गति को प्राप्त हो गया। पहले के हिंदू राजा को वहां का साम्राज्य दे दिया गया और उसके साथ सहायक संधि स्वीकार उसने कर ली। तंजौर 1799 ईस्वी में, तंजौर को भी अवध 1801 ईस्वी में। पेशवा बाजीराव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशवा बाजीराव और उसके साथ साथ पूरा का पूरा मराठा संघ, देखने की बात है। पेशवा बाजीराव और जो है 1802 ईस्वी में, भोंसले व सिंधिया 1803 ईस्वी में, गायकवाड़ 1804 और होलकर 1805। ये मराठा संघ कभी 1761 पानीपत के तीसरे युद्ध तक ये जो संघ दिखाई दे रहा है, कभी भारत की प्रमुख शक्ति हुआ करता था। इस समय भी ये एक प्रमुख शक्ति थी। क्यों? क्योंकि 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी थी। अंग्रेजों को कोई बेनिफिट नहीं हुआ था, उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी और बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ था। इस मराठा संघ को संधि के लिए बाध्य कर देना, ये वारेन हेस्टिंग की जो है लॉर्ड वेल्जली की बहुत बड़ी कामयाबी थी। टीपू सुल्तान को अपने रास्ते से हटा देना, इसके लिए जो है इंग्लैंड में लॉर्ड वेल्जली का सम्मान किया गया था, उनके सम्मान में शब्द कहे गए थे। तो जो है इसके बाद ये आप देख सकते हैं सहायक संधि के स्वीकार करने वाले अन्य राजा भी थे। जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर। सहायक संधि ये शर्त थी, सहायक संधि करने वाले प्रत्येक राज्य को अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट को रखना होगा और वो कंपनी की पूर्व आज्ञा के बिना किसी भी यूरोपियन को अपनी सेवा में नहीं रख सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। इसका क्या इंपॉर्टेंट है? इससे फ्रांस और अन्य यूरोपियन शक्तियां ऑटोमेटिक देश से बाहर निकल गई। बगैर युद्ध किए यहां जो है लॉर्ड वेल्जली एक बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता है और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए यह मील का पत्थर साबित होता है। फ्रांस वाले इंडिया से बाहर निकल गए। कंपनी सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करते हुए राज्य की उसके हर प्रकार के शत्रु से रक्षा करेगी। आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी लेकिन रक्षा करेगी। यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, एक तो आंतरिक सुरक्षा और दूसरी होती थी बाह्य सुरक्षा। कोई विद्रोह हो जाए या कोई अटैक करते, उसमें भी सुरक्षा की जाएगी। संधि की शर्तें, देशी राज्य अपनी विदेशी शक्तियां जो है विदेशी मामले में सभी शक्तियां अंग्रेजों के हाथ में दे देंगी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था? इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि कोई भी भारतीय राजा ना तो किसी विदेशी के साथ ना किसी देशी के साथ, यहाँ के राजा के साथ संधि कर सकता है, ना युद्ध कर सकता है, ना किसी जो है और भी किसी प्रकार का जो कार्य कर सकता है।
ना संधि करेगा, ना युद्ध करेगा, ना कोई मैत्रीपूर्ण संबंध रखेगा। सभी रखेंगे तो अंग्रेजों के साथ ही रखा जाएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी शक्ति को यहां सुविधाएं नहीं देगा। देशी राज्यों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो अंग्रेजों के ऊपर होगा। ये सभी मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर कंपनी में और देशी राजा के मध्य अगर किसी प्रकार का मतभेद हो जाए तो गवर्नर जनरल जो है हस्तक्षेप करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब ये जो मैं आपको एक दिखा रहा हूं, बाजीराव द्वितीय पेशवा थे उसमें, जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार की थी। ये वारेन हेस्टिंग है। टीपू सुल्तान, अंग्रेजों को अगर किसी भारतीय से सबसे ज्यादा खतरा महसूस था वो टीपू सुल्तान से था। क्यों? हालांकि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान कमजोर पड़ चुका था, लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? टीपू सुल्तान एक तो अंग्रेजों का विरोधी था, दूसरा टीपू सुल्तान लगातार प्रयास करा। जब 1789 के अंदर फ्रांस की क्रांति हुई तो टीपू सुल्तान ने फ्रांस की क्रांति का स्वागत किया। टीपू सुल्तान ने संबंध स्थापित करने की कोशिश की रूस के साथ, फ्रांस के साथ और अन्य विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने की बार बार कोशिश की। इसीलिए अंग्रेज सबसे बड़ा शत्रु जो है, ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है टीपू सुल्तान, इन्हें मानते थे। और टीपू सुल्तान सहायक संधि के लाभ, अब लाभ की बात करें तो सारा का सारा लाभ जो है अंग्रेजी कंपनी को रहा। सहायक संधि स्वीकार करने वाले का सबसे पहला लाभ ये हुआ कि राज्य आपस में लड़ना बंद हो गए, क्योंकि शर्त थी कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला कोई भी भारतीय आपस में नहीं लड़ेगा। भारतीय सहायक संधि के जाल में तो फंस गए। उन्होंने अपने सैन्य व्यवस्था में कटौती, क्यों? क्योंकि जो है अंग्रेजों ने आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर ले लिया। अंग्रेजों के लिए बेनिफिट ये हुआ कि फ्रांस वाले यहां कमजोर पड़ गए। बेनिफिट था, युद्ध भी नहीं किया और फ्रांस वाले कम पड़ गए। सहायक संधि देशी राज्यों के लिए हानि ही हानि थी। जैसे सेना, भारतीय सैनिक बेकार हो गए। अब इसका बेनिफिट अंग्रेजों को तो हो गया, लेकिन भारतीयों को नुकसान हुआ। विदेशी संबंध कंपनी के नियंत्रण में आने से एक बेनिफिट हुआ कि भारत एक भारत बन पाया। अन्यथा कहीं कौन सा राज्य, कहीं अब भारत के बाहर अगर बात होगी तो भारत की बात होगी। उस समय जो मैसूर की, मराठों की, निजाम की, अन्य शक्तियों की, अवध की, नागपुर की, इस प्रकार की शक्तियों की बात नहीं होगी, अपितु भारत की बात होगी। एक भारत की बात करेंगे। भारत नाम की चीज जो है यहाँ इस सहायक संधि के तहत जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है आगे आकर जो है भारतीयों के लिए लाभ देने वाली हुई। राजा का बिल्कुल निष्क्रिय हो जाना, निकम्मा हो जाना। क्यों? अब उनको ये भय रहा नहीं रहा कि जो है वो उनके साम्राज्य को खतरा है। ना तो उन्हें जो है किसी अन्य राजा से रहा, ना उन्हें जनता के विद्रोह से रहा। राजा युद्ध कर नहीं सकते, जनता अगर किसी प्रकार का विद्रोह करेगी तो राजा की सहायता के लिए अंग्रेजी सेना है। सहायक संधि से जुड़े हुए सभी राजा दिवालिया हो गए। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेजी सेना थी, इस अंग्रेजी सेना का लाभ जितना था वो सारा का सारा लाभ अंग्रेजों को था। क्या क्या था? नंबर 1, अंग्रेजों ने कुछ भी खर्च नहीं किया, पैसा कुछ नहीं खर्च किया और ये जो है एक बड़ी सेना का निर्माण कर पाए। भारतीय राजा दिवालिया इसीलिए हो गए कि इसका खर्च जो था बहुत ज्यादा था, जिसका खर्च बार बार देने में इन राजाओं को दिक्कत महसूस हो रही थी, दिवालिया हो गए। दूसरा नंबर 2 इसी में था, जो राजा खर्चा नहीं दे पाए उनके एक बड़े क्षेत्र को अंग्रेजी साम्राज्य में उस सेना रखने के एवज में रख दिया। अंग्रेजों के लिए बेनिफिट एक और रहा, अंग्रेज पूरे भारतवर्ष में बगैर कोई हल्दी फटकड़ी कुछ भी खर्च नहीं किया। उसने कुछ भी खर्चा नहीं किया, सारा का सारा खर्चा जो है भारतीय राजाओं के द्वारा किया गया और वो एक बड़ी सेना का निर्माण करने में कामयाब हुए। इसी सेना के तहत जो है भारतीय जो है भारतवर्ष का और इसके साथ साथ जो है अन्य राज्यों का, चाहे उसमें आप बर्मा को ले लो,
चाहे उसमें सिक्किम को लगा लो, चाहे श्रीलंका का लगा लो, चाहे आगे जाके अफगानिस्तान की साइड का क्षेत्र, इस क्षेत्र पे कब्जा करने में कामयाब हो। यहाँ तक भी फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार जो है उसमें भी अंग्रेज अगर विजय रहे तो भारतीय सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसका जो एक नेगेटिव इफेक्ट जो रहा, इससे जो है भारतीय राजाओं की ने पलटन तोड़ दी। पलटन का मतलब होता है जो उनकी सेनाएं थी उसको पलटन बोला करते, और पलटन तोड़ दी। इससे जो बेरोजगारी फैल गई, और बेरोजगारी फैलने से ये लोग, ये सैनिक जो है डाकू बन गए, आम जनता को लूटा जाना प्रारंभ हो गया। जनता के लिए सबसे बड़ा नुकसान ये रहा कि ये राजा जो महाराजा थे इन्होंने अपनी अय्याशी की सारी हदें पार कर दी। जन साधारण के लिए कोई कार्य नहीं किया इन लोगों ने। ज्यादातर मैटर में आप देखोगे कि जन साधारण के लिए इनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, केवल जन साधारण का शोषण किया गया। अब वो शोषण और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इन्हें एक बात का अंदेशा हो गया कि हमारे तो है माई बाप बैठे अंग्रेज बैठे हैं, और वो अंग्रेज जो हमारी रक्षा करेंगे। तो उन्होंने जन साधारण की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया तो जनता का शोषण और ज्यादा होगा। उन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा जनता का शोषण प्रारंभ कर दिया। इससे जो है कुल मिला के मैं दो ही एस्पेक्ट कहूंगा कि इसका सारा का सारा बेनिफिट जो हुआ वो अंग्रेजों को हुआ, और भारत जो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ता चला गया। और इन राजा महाराजाओं के कारण भारतवर्ष के जो आम नागरिक थे, आम जनता थी, वो पिसती चली गई। और सहायक संधि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक मील का पत्थर सिद्ध हुई। आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको कुछ कमियां महसूस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, ताकि जो है अगली वीडियो में मैं इसको सुधारने की कोशिश करूं। मैं दलजीत कुमार, सहायक प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय सरणा, पानीपत। इस प्रकार के वीडियो बनाने का ये मेरा पहला ही प्रयास है। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। सभी को मेरा नमस्कार। अगर पसंद आए तो लाइक करना, ओल्ड इज गोल्ड हिस्ट्री चैनल जो है उसे सब्सक्राइब जरूर करना। सभी को नमस्कार।